अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें, जिससे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। एमसीक्यूज़ की सीरीज़ में मिडाइवल इंडिया के 9th चैप्टर के एमसीक्यूज़ देखेंगे हम। थीम 9 किंग्स एंड क्रॉनिकल्स, शासक एवं इतिवृत्त, मुगल दरबार, इससे रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूरे चैप्टर के इसमें कवर करेंगे हम। लेट्स बिगिन। फर्स्ट क्वेश्चन, मुगल शब्द की उत्पत्ति हुई है मंगोलिया, मंगोल, मोगली, उज़्बेक। तो इसका राइट आंसर है मंगोल। मुगल शब्द जो है वो मंगोल से ही बना है। मंगोल का ही अपभ्रंश रूप, बिगड़ा हुआ रूप, विकृत रूप है वो मुगल है। क्योंकि मुगल संस्थापक बाबर जो था वो अपने माता की तरफ से मुगलों से संबंधित था। ये 14वीं पीढ़ी में चंगेज़ खान जो था मंगोलों का शासक, उसकी 14वीं पीढ़ी का वंशज था ये बाबर, माता की तरफ से। और पिता की तरफ से अगर हम इसको देखें तो ये तैमूर लंग के परिवार से थे। तैमूर लंग जो इतिहास में प्रसिद्ध रहा है, ये भी तैमूर लंग, इसकी ये 5वीं पीढ़ी में था बाबर जो है। तो हालांकि पिता की तरफ से ये तैमूर लंग के वंशज थे, लेकिन इतिहास में मंगोल प्रसिद्ध रहे हैं, तो इसलिए अपने साथ इन्होंने मुगल शब्द लगाया है जो मंगोल से ही डिराइव्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुगल वास्तव में किस वंश से संबंधित थे? मुगल, चुगताई, तुर्क, उज़्बेक। तो मुगलों का एक्चुअल में देखा जाए तो डायनेस्टी इसकी है चुगताई या चगताई वंश के माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक था बाबर, हुमायूं, अकबर, शाहजहां। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए बाबर। बाबर ने भारत में मुगल सत्ता स्थापित की थी। 1526 में बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में दिल्ली सुल्तान इब्राहिम लोदी को पराजित करके भारत में मुगल वंश की स्थापना की। 1530 तक ये सत्ता में बना रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुगल काल में सैनिक व्यवस्था क्या कहलाती थी? मनसबदारी व्यवस्था, सामंती व्यवस्था, अमरनायक प्रणाली, जागीरदारी प्रथा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए मनसबदारी व्यवस्था। यानी सैनिक व्यवस्था क्या कहलाती है? मनसबदारी व्यवस्था। अकबर ने शुरू किया था इसे। यानी मनसबदारी क्या थी कि मुगलों की अपनी सेना नहीं थी, ये सामंतों के माध्यम से सेना जुटाते थे, उसे ज़मीन का एक भूभाग दिया जाता था और वो सेना एक मुगल झंडे के नीचे युद्ध के समय लड़ती थी। तो ये मनसबदारी व्यवस्था सैनिक व्यवस्था थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभिजात वर्ग के सदस्यों के लिए शाही सेवा एक जरिया थी शक्ति प्राप्त करने का, धन प्राप्त करने का, उच्चतम प्रतिष्ठा प्राप्त करने का, उपरोक्त सभी। यानी सारी चीज़ें ठीक हैं, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अकबरनामा को कितने जिल्दों में विभाजित किया गया? जिल्द मतलब वॉल्यूम। 2 जिल्द, 3 जिल्द, 4 जिल्द, 5 जिल्द। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 3 जिल्द। 3 संस्करण में ये बंटा हुआ था अकबरनामा, जो अकबर की जीवनी है, अबुल फजल ने लिखा। और इसी का तीसरा संस्करण जो है वो आईने अकबरी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आईने अकबरी आ गया, के लेखक कौन है? अबुल फजल, अब्दुल हमीद, सादुल्ला खान, वारिश। तो इसका राइट आंसर अबुल फजल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बादशाह नामा के लेखक के रूप में जाना जाता है अबुल फजल, अब्दुल हमीद लाहौरी, वजीर सादुल्ला खान, इतिहासकार वारिश। तो इसका राइट आंसर है अब्दुल हमीद लाहौरी। बादशाहनामा क्या है? ये शाहजहां की जीवनी है, शाहजहां की जीवनी है। जैसे अकबर ने राजकीय स्तर पे अकबरनामा लिखवाया था, ऐसे ही सरकारी ग्रंथ के तौर पे शाहजहां ने अपनी जीवनी बादशाहनामा लिखवाया, जिसका लेखक है वो अब्दुल हमीद लाहौरी, इसने लिखा। हालांकि ये शुरू के 20 साल का ही लिखा है, 10-10 साल के, इसमें भी 3 जिल्द हैं। तो शुरू के 20 सालों का अब्दुल हमीद लाहौरी ने लिखा और फिर इसी को वजीर सादुल्ला खान ने एडिट भी किया कुछ सुधार करके, और फिर अंतिम 10 वर्षों का है वो इतिहासकार वारिस ने लिखा है। यानी अंतिम 10 वर्षों का शाहजहां का इतिहास बादशाहनामा में, चूँकि अब्दुल हमीद लाहौरी वृद्धावस्था के कारण कंप्लीट नहीं कर पाया, तो ये काम इतिहासकार वारिस ने किया फिर। तो ऐसे तीनों का योगदान है, लेकिन सबसे मुख्य 20 साल का अब्दुल हमीद लाहौरी ने कंप्लीट किया है। तो इसको हम लेखक के रूप में कहेंगे अगर हमें एक लेखक के चुनाव करना है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबरनामा ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया है? तुर्की, उर्दू, फारसी, यूनानी। तो इसका राइट आंसर है तुर्की।
चूँकि बाबर मध्य एशिया से आया था, तुर्की भाषा बोलता था, तो बाबरनामा या इसे तुजू के बाबरी भी कहते हैं, तो ये तुर्की में लिखा गया ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुमायूं नामा की रचना किसने की? हुमायूं नामा ये हुमायूं की जीवनी है। तो हुमायूं ने गुलबदन बेगम, रोशन आरा, जहां आरा, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी गुलबदन बेगम। हुमायूं की बहन थी, पढ़ी लिखी, सुसंस्कृत, तो फारसी भाषा में इसने हुमायूं नामा की रचना की। और ज़्यादातर आप देखेंगे ये फारसी भाषा जो है वो मुग़लों की ऑफिशियल लैंग्वेज थी। केवल बाबर ही तुर्की का इस्तेमाल करता है, इसके अलावा सारे मुग़ल बादशाह फारसी का इस्तेमाल करते हैं और इनके दरबार में एक सरकारी भाषा की तरह फारसी इस्तेमाल होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की थी? ये संस्था एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, कनिंगम, जॉन मार्शल, सर विलियम जोन्स, जेम्स प्रिंसेप, तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, सर विलियम जोन्स। इसने 1784 में, ये कब स्थापित हुआ था? 1784 में बनाया गया संगठन, संस्था 1784 में सर विलियम जोन्स द्वारा। तो इनका काम था कि प्राचीन भारत के इतिहास को रिकंस्ट्रक्ट किया जाए, कंपाइल किया जाए, तो इन्होंने इतिहास को जुटाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत आने से पहले बाबर मध्य एशिया में फरगना नामक रियासत का शासक था, वहाँ से किसके द्वारा भगा दिया गया? मंगोल शासक चंगेज़ खान द्वारा, सेवानी खां उज़्बेक द्वारा, ईरान के शाह द्वारा, तैमूर लंग द्वारा, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी सेवानी खां उज़्बेक द्वारा मध्य एशिया से विस्थापित कर दिया गया था। परगना जो इसके पिता से मिली उमर शेख मिर्ज़ा से बाबर को रियासत परगना, वहाँ से ये भगा दिया गया। फिर आगे काबुल कंधार पर कब्जा कर लेता है बाबर, तो कुछ समय काबुल कंधार के शासक के रूप में रहा और फिर आगे बढ़ कर के इसने दिल्ली सल्तनत पर हमला किया और भारत में मुग़ल वंश की स्थापना कर दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुग़ल बादशाह हुमायूं को किस अफ़गान शासक ने पराजित करके सत्ता से बेदखल कर दिया था? शेरशाह सूरी ने, सिकंदर सूरी ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, इब्राहिम लोदी ने, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, शेरशाह सूरी ने हुमायूं को पराजित करके दिल्ली की सत्ता से बेदखल कर दिया 1540 में। 1540 ईस्वी में कन्नौज के युद्ध में, या बिलग्राम का युद्ध कहते हैं, उसमें शेरशाह सूरी ने हुमायूं को पराजित कर दिया और हुमायूं 15 साल तक दर दर की ठोकरें खाता रहा, फारस के शाह के दरबार में भी रहा, यानी 1555 तक। तो तकरीबन 15 साल तक इसे सत्ता से बेदखल होना पड़ा और फिर 1555-56 में ये पुनः हिंदुस्तान पर आक्रमण करता है और उस समय शेरशाह सूरी का वंशज सिकंदर शाह सूरी सत्ता में था, उसको हरा करके हुमायूं एक बार फिर हिंदुस्तान का बादशाह बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतिम मुग़ल बादशाह कौन था? अंतिम मुग़ल बादशाह, तो औरंगजेब, मोहम्मद शाह, अकबर द्वितीय, बहादुर शाह जफ़र, तो अंतिम मुग़ल एम्परर ये है बहादुर शाह जफ़र, जिसने 1857 की क्रांति में राष्ट्रीय स्तर पर विद्रोह भी किया। अंग्रेज़ों ने विद्रोह का दमन कर दिया और इसे बर्मा भेज दिया था, वहीं इसकी डेथ हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्यकाल में भारत में फारसी के हिंदी के साथ पारस्परिक संपर्क से कौन सी एक नई भाषा का विकास हुआ? उर्दू, अरबी, तुर्की, ईरानी, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए उर्दू, यानी फारसी और हिंदी के मेल से एक नई भाषा, एक नई जुबान का विकास हुआ उर्दू। अमीर खुसरो इसके जनक माने जाते हैं, उर्दू में काफ़ी लिखा है उन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुग़ल काल में महाभारत का फारसी में अनुवाद किया गया जिसका नाम रखा गया, यानी महाभारत का फारसी में ट्रांसलेशन किस नाम से किया गया? तारीख़ रसीदी, आलमगीर नामा, बादशाह नामा और रजम नामा, तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, रजम नामा। रजम का मतलब होता है युद्ध, नामा मतलब इतिहास, तो युद्धों का इतिहास, महाभारत में युद्ध का विवरण है, तो ये नाम इसका फारसी में ट्रांसलेशन करके रखा गया, रजम नामा। मुग़ल काल में हाथ से लिखी गई किताबें क्या कहलाती थी? प्रतिलिपि, अनुलिपि, पांडुलिपि, पुस्तक, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, पांडुलिपि, मैन्यूस्क्रिप्ट। अकबर ने एक अलग अनुवाद विभाग स्थापित किया था, हालांकि अकबर खुद पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन उसने ऐसे पुस्तकें लिखने का और प्राचीन भारतीय ग्रंथों को फारसी में ट्रांसलेशन करने का काम बड़े पैमाने पर करवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अकबर की सबसे पसंदीदा लेखन शैली कौन सी थी? जरीन, नस्तलीक, स्वात, सीन शाही, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, नस्तलीक शैली, ये अकबर को सबसे प्रिय थी, पसंद थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर के समय नस्तलीक शैली के सबसे अच्छे सुलेखक जिन्हें जरीन कलम यानी सोने की कलम के खिताब से नवाजा गया, अबुल फजल, मलिक मोहम्मद जायसी, मोहम्मद हुसैन, मिर्ज़ा मोहम्मद कासिम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मोहम्मद हुसैन। कश्मीर का था, बड़ा ही खूबसूरत मोती की तरह पिरोता था, बहुत ही सुंदर लेखनी। तो इसी से खुश होकर के जरीन कलम से नवाजा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुग़ल बादशाह हुमायूं जब ईरान से भारत आया तो अपने साथ कौन से 2 कलाकार लेकर आया था? अब्दुल हमीद लाहौरी एवं मिर्ज़ा मोहम्मद कासिम, सैयद बंधु, मीर सैयद अली और अब्दुल समद, मिर्ज़ा हैदर दोगलत एवं मलिक मोहम्मद जायसी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मीर सैयद अली और अब्दुल समद। ये 2 लाया था, जिसमें से अब्दुल समद को अकबर ने अनुवाद विभाग का हेड भी बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बादशाह नामा जो शाहजहाँ की जीवनी है के लेखक कौन थे? अब्दुल हमीद लाहौरी, वजीर सादुल्ला खां, वारिश उपरोक्त सभी। तो ये पीछे हमने चर्चा की, उपरोक्त सभी आ जाएगा। अगर ऐसा क्वेश्चन के ऑप्शन देख के उस अनुसार हम चयन करेंगे, आंसर क्या होगा हमारा। बादशाह नामा शाहजहाँ की जीवनी है, तो अब्दुल हमीद लाहौरी ने शुरू के 20 ईयर्स का इतिहास है वो लिखा था। फिर वजीर सादुल्ला खां ने इसमें कुछ सुधार किया था, और लास्ट के जो 10 ईयर्स के हैं, चूँकि अब्दुल हमीद लाहौरी वृद्धावस्था के कारण कंप्लीट नहीं कर पाया, तो वो काम पूरा किसने किया? वारिश ने, इतिहासकार वारिश ने। तो इस प्रकार ये तीनों का ही अगर ऑप्शन में अगर आंसर आ रहा है तो हम उपरोक्त सभी कहेंगे, लेकिन मुख्य लेखक एक ही हमें चूज करना है, तो अब्दुल हमीद लाहौरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबरनामा का सर्वप्रथम अंग्रेजी अनुवाद किसके द्वारा किया गया? सर विलियम जोन्स, जॉन मार्शल, हेनरी बेवरिज, जेम्स प्रिंसेप। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, हेनरी बेवरिज। श्रीमती हेनरी बेवरिज ने कड़ी मेहनत करके फारसी से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया अकबरनामा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दंत कथाओं के अनुसार कौन सी मंगोल रानी सूर्य के प्रकाश द्वारा गर्भवती हुई? नूरजहां बेगम, गुलबदन बेगम, महामनगा, अलानकुआ। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, अलानकुआ। एक किंवदंती है कि मंगोल राजकुमारी अलानकुआ सूर्य की किरण से गर्भवती हुई, और वही प्रकाश फिर पीढ़ी दर पीढ़ी इनमें ट्रांसफर हस्तांतरित होता रहा, जिसे देवीय प्रकाश कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर ने तीर्थ यात्रा कर कब समाप्त किया? 1562, 63, 64, 65। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1563 में। अकबर जो है वो सुलह कुल की नीति में विश्वास करता था, सभी धर्मों के लोगों को अपने साथ लेकर के चलना, और ये धर्म आधारित कर है उसने समाप्त कर दिए थे। तो उसी का नतीजा था कि उसने तीर्थ यात्रा कर, जो ज़्यादातर हिंदू लोग करते थे, उनसे माफ़ कर दिया। अकबर ने जजिया कर को कब समाप्त किया? 1562 में, 1563 में, 1564 में, 1565 में। तो इसका राइट आंसर है 1564। तो जजिया कर क्या है? यानी ये मुस्लिम शासक जो अपने क्षेत्र में अपनी प्रजा में जो गैर मुस्लिम लोग थे उनसे लिया करते थे, उनको ये जिम्मी ठहरा देते थे। जिम्मी यानी एक संरक्षित श्रेणी, और उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी शासकों की होती थी, और इसी एवज में ये जजिया कर लेते थे। तो शरीयत इसे मान्यता देती थी, शरीयत के अनुकूल था ये कर, लेकिन अकबर ने जजिया कर शरीयत से भी ऊपर उठ करके उठाया गया, ये काम है उसका। तो ये काबिल तारीफ अकबर का जजिया कर माफ़ करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आगरा के किले का निर्माण किसने करवाया? बाबर द्वारा, शाहजहाँ द्वारा, जहांगीर द्वारा, अकबर द्वारा। किसके द्वारा करवाया गया? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, अकबर द्वारा, आगरा के किले का निर्माण। तो ये याद रखना है, ज़्यादातर मुग़ल शासक शाहजहाँ ने बिल्डिंग्स बनाई, तो इससे संबंधित हमारे जहन में यही नाम आता है, लेकिन अकबर ने ये आगरा का किला, इलाहाबाद का किला, लाहौर का किला, ऐसे ये 3 बड़े महत्वपूर्ण किले अकबर ने बनवाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अकबर द्वारा गुजरात विजय के उपलक्ष्य में फतेहपुर सीकरी में किस इमारत का निर्माण करवाया गया? फतेहपुर सीकरी में गुजरात विजय के उपलक्ष्य में जोधा महल, बुलंद दरवाज़ा, तुर्की सुल्ताना महल, जामा मस्जिद। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, बुलंद दरवाज़ा, जो जामा मस्जिद का प्रवेश द्वार है। तो ये गुजरात विजय के उपलक्ष्य में अकबर ने बनवाया। 1560 के दशक में अकबर ने मुग़ल साम्राज्य की नई राजधानी किसे बनाने का निर्णय लिया? दिल्ली, लाहौर, फतेहपुर सीकरी, आगरा। तो 1560 के दशक में राजधानी क्या बनाई अकबर ने? आगरा। हालांकि 1556 में आगरा को जीत लिया था हेमू को पराजित करके अकबर ने, लेकिन 4 साल तक वो जगह जगह जहाँ भी रहते वहाँ अलग अलग जगह दरबार लगता रहा,
और 1560 में आगरा को राजधानी बनाया गया। बाद में फिर फतेहपुर सीकरी भी ट्रांसफ़र कर ली गई थी राजधानी। 1575 में अकबर ने फतेहपुर सीकरी भी राजधानी बना ली। चूँकि अकबर के कोई संतान नहीं थी शुरू में, तो वो फतेहपुर सीकरी जाया करता था। वहाँ शेख सलीम चिश्ती की खानगाह थी, तो उनसे आशीर्वाद लेने, और फिर वहाँ उसने नए ये महल भी बनवाए, ये जो इमारतें हैं वो सारी फतेहपुर सीकरी नया नगर बसाया, जिसे राजधानी बनाया अकबर ने। 1582 तक ये फतेहपुर सीकरी भी राजधानी रही अकबर की। अकबर ने मुग़ल साम्राज्य की राजधानी को फतेहपुर सीकरी से लाहौर कब स्थानांतरित किया? 1575 में, 1580 में, 1582 में, 1585 में। तो लाहौर है वो उसने 1585 में बनाया। चूँकि अकबर काबुल कंधार इनके अभियान के लिए गया था, तो ऐसे में लाहौर शिफ्ट कर ली इसने राजधानी 1585 में, और 1595 में जब कंधार को जीता तब ये फिर वापस आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शाहजहां द्वारा आगरा से नई निर्मित शाही राजधानी दिल्ली में शाहजहानाबाद कब बनाई गई? तो शाहजहां ने आगरा से दिल्ली राजधानी ट्रांसफ़र कर ली, और दिल्ली में ये नगर बसाया गया था शाहजहानाबाद। तो वो राजधानी कब बनाई? 1648 में, 1684 में, 1675 में, 1695 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 1648 ईस्वी में शाहजहां ने दिल्ली राजधानी ट्रांसफ़र कर ली। मुगल काल में प्रचलित औपचारिक अभिवादन का एक ऐसा तरीका जिसमें दरबारी दाएं हाथ की तलहटी को ललाट पर रखकर आगे की ओर सिर झुकाते थे। 4 तस्लीम, कॉर्निश, सिजदा, जमी पोस। तो इसका राइट आंसर है कॉर्निश, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। यानी ये अभिवादन का तरीका है, और ये सारे ही अभिवादन के तरीके हैं। किसी पर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देख लीजिए, 4 तस्लीम, ये भी एक अभिवादन का तरीका है जिसमें दाएं हाथ की तलहटी को ही ज़मीन पर रखते हुए ऊपर ऐसे नीचे से ऊपर किया जाता था, ऐसे 4 बार किया जाता था। तो वो 4 तस्लीम, 4, और तस्लीम मतलब विश करना, आत्मनिवेदन करना। तो ऐसा 4 बार किया जाता था दाएं हाथ की तलहटी को सिर पर रखने का काम। और सिजदा, ये भी आत्मनिवेदन का एक रूप है। ये उच्चतम स्तर का आत्मनिवेदन था। इसमें बिल्कुल दंडवत प्रणाम करते थे, ज़मीन पे लेट जाते थे। और जमी पोस, ये ज़मीन चूमना। तो ये चारों ही अभिवादन के तरीके हैं जिसमें जैसा पूछा जाए उसके अनुसार हम अपना ऑप्शन चूज़ कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुग़ल बादशाह अकबर अपने दिन की शुरुआत कुछ व्यक्तिगत धार्मिक प्रार्थना से करने के बाद कहाँ उपस्थित होता था? दीवाने आम में, दीवाने खास में, जोरोखा दर्शन, दरबार। तो सी इज़ द राइट आंसर। यानी अकबर का एक डेली रूटीन था कि सुबह अपनी पूजा पाठ करने के बाद वो जोरोखा दर्शन देता था, बालकोनी में आके खड़ा होता था, वहाँ 1 घंटा बिताता था, जनता उसके दर्शन करती थी। ये शुभ माना जाता है, हिंदू परंपरा थी। तो अकबर ने बहुत सी ऐसी हिंदू परंपराएं अडॉप्ट की थी। तो जोरोखा दर्शन 1 घंटा देने के बाद फिर वो आगे दीवाने आम में जाता था। दीवाने आम में आम जनता की, पब्लिक की ग्रीवेंस सुनता, उनसे बात करता। तो 2 घंटा वो दीवाने आम में व्यतीत करता था। यहाँ 1 घंटा और यहाँ 2 घंटा। और फिर दीवाने आम से वो दीवाने खास में जाता था, अपने कुछ मुख्य अधिकारियों से, खास लोगों से मंत्रणा करता था। तो इस प्रकार एक डेली रूटीन था मुग़ल बादशाह अकबर का। तो कोई भी क्वेश्चन इससे संबंधित ऐसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुग़ल दरबार में कौन से विशिष्ट समारोह मनाए जाते थे? सिंहासन आरोहण की वर्षगांठ, शब-ए बारात और होली, उपरोक्त सभी। तो ये सारे ही मनाए जाते थे। तो ये तो जब भी वो गद्दी पर बैठते थे उसकी एनिवर्सरी हर साल मनाई जाती थी धूमधाम से। और होली हिंदुओं का त्यौहार, ये अकबर ने अडॉप्ट कर लिया, ये भी मनाते थे दरबार में। और शब-ए बारात क्या है? ये भी एक त्यौहार की तरह ही मनाया जाता था। शब-ए बारात यानी इस्लामी लोग हिजरी कैलेंडर फॉलो करते थे। तो हिजरी कैलेंडर के 8वें महीने की पूर्णिमा की रात को विशेष प्रार्थना, आतिशबाजी की जाती थी। और ये माना जाता था कि मुसलमानों का अगली साल का भविष्य इस रात को तय होगा, उनके पाप माफ़ कर दिए जाएंगे। तो इस प्रकार का शब-ए बारात ऐसा प्रोग्राम वो मनाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शासक औरंगजेब ने अपने किस अभिजात को मिर्ज़ा राजा की पदवी प्रदान की थी? शासक औरंगजेब ने मिर्ज़ा राजा की। तो बहरमल को, जय सिंह को, मान सिंह को, सवाई मान सिंह को। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, जय सिंह को। आमेर के शासक जय सिंह को औरंगजेब ने मिर्ज़ा राजा की पदवी दी। इसके अलावा एक और व्यक्ति जसवंत सिंह को भी मिर्ज़ा राजा की उपाधि दी थी, जसवंत सिंह।
ठीक है। जोधपुर के शासक जसवंत सिंह को भी अकबर ने औरंगजेब ने मिर्जा राजा की उपाधि से नवाजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल बादशाह द्वारा अपने अभिजात को खुश होकर दिए जाने वाले उपहार सरप्पा का हिस्सा नहीं है। जामा, पगड़ी, पटका, पदम, मुरस्ससा। तो ये ऑप्शन डी है, वो नहीं है। यानी ये जामा, पगड़ी, पटका ये तीनों किसके भाग है? ये सरप्पा के भाग हैं। तो नहीं पूछा है तो हम ऑप्शन डी चूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजपूत कुल एवं मुगल दोनों के लिए विवाह राजनीतिक संबंध बनाने में मैत्री संबंध स्थापित करने का एक तरीका था। सर्वप्रथम राजपूत मुगल संबंध स्थापित करने वाला राजपूत शासक था भारमल कछवाहा, जयसिंह, सवाई जयसिंह, मानसिंह। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। आमेर का शासक भारमल कछवाहा पहला शासक है जो मुगलों के साथ अपनी पुत्री का ये विवाह करके वैवाहिक संबंध बनाता है, और इसने अपनी पुत्री हरखा बाई का विवाह किया था अकबर से। हरखा बाई, ठीक है। तो अकबर जो है वो अजमेर आ रहा था, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर अकबर 14 बार आया था। तो वो अजमेर आते समय सांबर में रुका था, और वहीं आकर के भारमल कछवा ने अपनी पुत्री का डोला भिजवाया हरखा बाई का 1562 में। तो ये पहला एग्जाम्पल है मुगलों का और राजपूतों के वैवाहिक संबंध स्थापित होने का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुगल शाही परिवार में राजतंत्र से जुड़ी महिलाओं के पदानुक्रम में सबसे निम्न स्थिति थी बेगम, अगहा, अगाचा, ख्वाजा सर। तो इसमें ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, अगाचा इनकी सबसे निम्न स्थिति थी। तो इनके बारे में देख लीजिए आप, किसी से संबंधित क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यानी मुगल शाही परिवार की महिलाएं जो हैं वो हरम में रहती थी। हरम का मतलब पवित्र स्थान। तो उस हरम में ये सारी महिलाएं रहती थी, जिसमें बेगम ये इनकी स्थिति सबसे ऊंची होती थी। यानी ये कुलीन परिवार की होती थी। मुगल बादशाहों का किसी कुलीन परिवार की राजकुमारी से विवाह हो तो वो बेगम कहलाती थी। ये दूसरे रैंक में हम कह दें अगहा, यानी साधारण परिवार में, ये साधारण परिवार से आती थी। वो लड़कियां क्या कहलाती थी? बेगम, अगहा। और ये अगाचा ये उपपत्नियाँ होती थी, उपपत्नियाँ। इनकी स्थिति सबसे निम्न है। ये दासी पुत्री होती थी, तो किसी दासी से मुगल बादशाह अपनी बेगम बना लेता, विवाह कर लेता, तो वो अगाचा कहलाती थी। तो ऐसे ध्यान रखना है, बेगम सबसे ऊपर की स्थिति इनकी, फिर अगहा और फिर अगाचा। ये उच्च खानदान में पैदा होती थी, और ये मेहर भी लेकर के आती थी। यानी इनकी सर्वोच्च स्थिति के पीछे रीजन था, जितना बड़ा मेहर होगा उतनी उसकी इम्पोर्टेंस मेहर में, इसमें हरम में बढ़ जाती थी। तो ये मेहर, ये भी, और उच्च खानदान से होना, इसके चलते बेगम जो है वो अगहा से ऊंची मानी जाती थी। ख्वाजा सर ये ट्रांसजेंडर होते थे, हिंजड़े, जिनको हरम की सुरक्षा में तैनात किया जाता था। तो किसी से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाए लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस मुगल राजकुमारी को सूरत के बंदरगाह से राजस्व प्राप्त होता था? सूरत के बंदरगाह से राजस्व, जहां आरा, रोशन आरा, नूरजहां, गुलबदन बेगम। तो ए इज़ द राइट आंसर, जहां आरा। शाहजहाँ की पुत्री थी जहां आरा। तो पीछे हमने बात की थी ना, शाहजहानाबाद जो बसाया था, तो उसमें भी इसका कंट्रीब्यूशन है। शाहजहाँ द्वारा बनाई गई नई राजधानी शाहजहानाबाद के हृदय स्थल चांदनी चौक की रूपरेखा किसके द्वारा बनाई गई थी? आ गया देखिए क्वेश्चन, नूरजहां, रोशन आरा, जहां आरा, गुलबदन बेगम। तो यहाँ भी एक बार फिर से हम क्या कहेंगे? ऑप्शन सी, जहां आरा इज़ द राइट आंसर। शाहजहानाबाद ये शाहजहाँ द्वारा 1648 में नई राजधानी बनाई गई, जिसमें ये चांदनी चौक, इसकी रूपरेखा, इसका डिजाइन जहां आरा ने तैयार करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल काल में मीर बख्शी होता था मुख्य सेनापति, मुख्य धार्मिक अधिकारी, भू राजस्व अधिकारी, वजीर। तो मीर बख्शी कौन होता था? मुख्य सेनापति। मुगलों का मुख्य सेनापति मीर बख्शी कहलाता था। एक अभिजात द्वारा मुगल बादशाह के सामने प्रस्तुत की जाने वाली ऐसी याचिका जिसमें किसी उम्मीदवार को मनसबदार के रूप में नियुक्त करने की सिफारिश की जाती थी, 4 तस्लीम, कॉर्निश, तजवीज़, नवीस। तो सी इज़ द राइट आंसर, तजवीज़। तजवीज़ पेश करना कहते थे इसे,
यानी कोई भी मनसबदार नियुक्त होना चाहता है, कोई भी योग्य व्यक्ति, तो वो दरबार में किसी अभिजात के थ्रू बादशाह तक ऐसी एक एप्लीकेशन भिजवाता था जिसको तजवीज़ कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल दरबार में नियुक्त अभिजातों का एक ऐसा सुरक्षित दल जिसे किसी भी प्रांतीय सैन्य अभियान में प्रतिनियुक्त किया जा सकता था, मदद मास, तैनात रकाब, मनसबदार, वाक़िया नवीस। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, तैनात रकाब। यानी ये एक ऐसी रिजर्व फोर्स होती थी जो मुग़ल बादशाह इमरजेंसी में किसी भी विद्रोह के दमन के लिए इस्तेमाल करता था। हालांकि मुग़लों की अपनी सेना नहीं होती थी, वो मनसबदारों के माध्यम से जुटाई जाती थी। जब कोई युद्ध होता था सारे मनसबदार अपनी सेना लेकर के उपस्थित होते थे, मुग़ल झंडे के नीचे वो सारे मिलकर के युद्ध लड़ते थे। तो युद्ध के समय तो वो थे, लेकिन सुरक्षित दल जो कभी भी इमरजेंसी में काम आए तो इसके लिए ये तैनात रकाब नियुक्त किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनसबदारी प्रणाली में अभिजातों के चयन में मुग़ल बादशाह के अलावा किसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती थी? दीवाने आला, सदर उस-सुदूर, मीर बख्शी, वज़ीर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मीर बख्शी। पीछे हमने बात की थी, मीर बख्शी मुख्य सेनापति होता था। तो सेना के संबंधित यानी ये मनसबदारी सैनिक प्रणाली है, तो नए मनसबदारों की नियुक्ति में मुग़ल बादशाह मुख्य अंतिम निर्णय वही करता था, लेकिन सलाह किसकी लेता था? मीर बख्शी की। तो ये वो व्यक्ति जो इस मामले में हेल्प करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुग़ल काल में प्रांत क्या कहलाते थे? राज्य, प्रांत, सूबा, प्रदेश। तो सूबा। मुग़ल काल में प्रांतों को क्या कहा जाता था? प्रोविंस को सूबा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतिम क्वेश्चन देखिए इस चैप्टर का, ईरान के सफावियों और भारत के मुग़लों के बीच झगड़े की जड़ था काबुल, कंधार, लाहौर, दिल्ली। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, कंधार। यानी ईरानी शासक और भारतीय मुग़लों के बीच में कंधार को लेकर के कई पीढ़ी तक ये संघर्ष चलता रहा। तो कंधार को लेकर के, कंधार को कब्जे में लेने की क्या खास बात थी, क्यों लेना चाहते थे? यानी मुग़ल शासक कंधार पर क्यों कब्जा करना चाहते थे? इसकी दो वजह हैं। एक तो ये इनके पैतृक भूमि रही है, क्योंकि बाबर ने काबुल कंधार के शासक के रूप में भी कुछ समय शासन किया था। तो हर एक मुग़ल बादशाह की ये कामना थी कि वो उस पैतृक भूमि को अपने राज्य में शामिल करे। और दूसरा, ये कंधार जो है वो एक बफर स्टेट की तरह काम करेगा। यानी ईरान उत्तर पश्चिमी सीमा से किसी को भी भारत पर आक्रमण करना है तो वो सीधा भारत पर अटैक करेगा, इससे पहले उसे कंधार में आना पड़ेगा। तो इसका बड़ा सामरिक महत्व था। तो सामरिक महत्व के चलते इतनी प्राइम लोकेशन में था, तो हर कोई चाहता था कि इसको कब्जा किया जाए।